ओके बॉयज़, अब हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। वी विल टॉक अबाउट दिस टू वर्ड साइमल्टेनियसली, सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज सेकेंड वर्ड हम लेंगे बेटा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें हैं, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेटा देखो, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप और म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित। तो हम क्या कहते हैं, जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, सपोज कीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनेगा। ये जो फिनोमिना है, जब आप किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ बनता है, इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में हम बात करते हैं एक नहीं बल्कि दो कॉइल की। व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, जब एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो साइमल्टेनियसली दूसरी कॉइल में ईएमएफ बनता है। दूसरी कॉइल में ईएमएफ बनने के इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, फ्लक्स यहाँ चेंज होता है, ईएमएफ यहाँ बनता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स यहाँ चेंज होता है, ईएमएफ इसी के अंदर बनता है। तो जब सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ बनता है उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, लेकिन जब आपका ईएमएफ दूसरी कॉइल में बनता है तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर यहाँ पर क्या सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा होगा? यस, बिल्कुल सर्टेनली हो रहा होगा, क्योंकि जब फ्लक्स यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन अपना रोल प्ले करेगा और वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा, सर्टेनली बनाएगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं अभी म्यूचुअल इंडक्शन आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए सेल्फ इंडक्शन का नाम यहाँ पर आपके लिए नहीं बोल रहा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप लोग बेटा इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए। लिखिए, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेज, whenever the magnetic flux link with the coil changes, an EMF induced in the same coil, an EMF induced in the same coil, this property of inducing an opposing EMF, this property of inducing an opposing EMF is called सेल्फ इंडक्शन, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जबकि बात अगर म्यूचुअल इंडक्शन की आए तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन अपोजिंग ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल चेंजेज। लिखिए डेफिनेशन, व्हेन एवर, या ऐसे लिखो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, म्यूचुअल इंडक्शन में बोल रहा हूँ बेटा अब मैं, द फिनोमिना और प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, the phenomena or property by virtue of which an EMF induced, an opposing EMF induced in a coil, an opposing EMF induced in a coil in the neighboring coil, rather आप अगर ऐसे लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, in the neighboring coil is called mutual induction, is called mutual induction। देखो, बात जहाँ तक इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन की है, करंट की डायरेक्शन की है, तो चाहे फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन का हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन का, जो करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो अब भी वैसी दी जाएगी जैसे आपने पहले पढ़ा है, यानी कि बाय लेंजीज लॉ। जैसे ये कॉइल मैंने ले लिया बेटा, इसके साथ मैंने एक बैटरी लगा दी, इसके साथ एक की लगा दिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये की ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पर ये की ऑन कर दिया, तो इस वक्त इंड्यूस्ड करंट किधर बनेगा? देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो मेरा अप्लाइड करंट जाएगा ऊपर की तरफ, ये अप्लाइड करंट की डायरेक्शन है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट ओके? जब मैं इस की को ऑन कर रहा हूँ, की को ऑन कर रहा हूँ, की ऑन हो रहा है, तो उस वक्त जो है वो इंड्यूस्ड करंट होगा। बिल्कुल ऐसे वहाँ भी सोचा जा सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि जो पहली कॉइल है ना, इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। दिस कॉइल इज नेम्ड एज प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ बनने की बात आ रही है उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। दैट कॉइल इज नेम्ड एज सेकेंडरी कॉइल।
तो दोनों के दोनों फिनोमिना बिल्कुल एक जैसे हैं, एक सेल्फ इंडक्शन तो दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में फ़र्क कहाँ पर आए, इसमें सारा काम एक ही कॉइल के अंदर होता है, इसमें एक काम एक कॉइल में और दूसरा काम दूसरी कॉइल के अंदर होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या फ़र्क है। चलिए कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जिन पर ये चीज़ डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन किन पे डिपेंड करता है। तो हम प्रैक्टिकली देखें तो एक्सपेरिमेंटली देखें तो इट इज़ फाउंड दैट जो फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो हेयर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाता है बेटा एल, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इन द सेम वे आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा m इंटू आई, एंड दिस m इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा बात जो यहाँ आप लोगों को समझनी है वो ये है कि बात चाहे मैं सेल्फ इंडक्टेंस की कर रहा हूँ, बात चाहे मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की कर रहा हूँ, इन बोथ द केसेस फैक्टर मोर और लेस बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर इट, बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पर बनता है, एक कॉइल के अंदर अगर एक काम हो रहा है तो दूसरी कॉइल के अंदर दूसरा काम हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर मैं इस सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो आप देखो बेटा यहाँ से L जो है वो फाई अपॉन आई के बराबर आ जाएगा, L अपॉन फाई अपॉन आई के बराबर। अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ I इक्वल टू 1 यूनिट तो आपको नज़र आएगा L फाई के बराबर है, L फाई के बराबर है। ऐसे कुछ आप इधर सोचिए, अगर आप यहाँ से देखो तो m जो है वो फाई अपॉन आई के बराबर आ रहा है, फाई अपॉन आई के बराबर आ रहा है। और अगर मैं ये कहता हूँ i इक्वल टू 1 यूनिट तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि m जो है वो किसके बराबर आ रहा है, फाई के बराबर आ रहा है, m फाई के बराबर आ रहा है। ओके एवरीवन, m फाई के बराबर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स link with a coil when a unit current passes through it, when a unit current passes through it। जब इसमें से एक यूनिट करंट पास करता है तो ये उसके बराबर होता है। बिल्कुल ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल होता है जब एक यूनिट करंट नेबरिंग कॉइल में पास कर रहा होता है, व्हेन यूनिट करंट पासिस थ्रू द नेबरिंग कॉइल। याद रखो बेटा इसमें दोनों काम एक ही कॉइल के अंदर होते हैं, इसमें एक कॉइल एक काम एक में तो दूसरा काम दूसरी कॉइल के अंदर हो रहा होता है। चलिए डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको, इसकी लिखिए। सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to the magnetic flux link with the coil, is numerically equal to the magnetic flux link with the coil when a unit current passes through it, when a unit current passes through it। ऐसा ही कुछ बेटा यहाँ सोचिए। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू mutual inductance is numerically equal to the magnetic flux link with the coil, is numerically equal to the magnetic flux link with the coil when a unit current passes through the neighboring coil, when a unit current passes through the neighboring coil। अच्छा बात अब आती है कि इनका यूनिट क्या होगा। देखो सेल्फ इंडक्टेंस, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो हेनरी है भाई। एसआई यूनिट जो है वो हेनरी होगा, एसआई यूनिट हेनरी, और इसका भी एसआई यूनिट हेनरी है, दोनों का एसआई यूनिट हेनरी है। कैपिटल एच से हम इसे इंडिकेट करते हैं, वी विल डिनोट इट बाय कैपिटल एच, हेनरी। इज इट ओके एवरीवन? तो हेनरी बेटा इसका एसआई यूनिट है। अब क्वेश्चन उठता है कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस ये एल या ये एम किन बातों पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर दे डिपेंड।
अगर बात सेल्फ इंडक्टेंस की आए, बात म्यूचुअल इंडक्टेंस की आए, अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं बेटा, तो दोनों सेम फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं? अगर मैं इन फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो है नंबर ऑफ टर्न पहला, कि भाई इन दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। नंबर 2 एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया पर डिपेंड करता है। नंबर 3 लेंथ ऑफ द कॉइल, बिल्कुल लेंथ ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉइल कितना लंबा है। और चौथा जो मेन फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम इन द कॉइल, नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि इस कॉइल के अंदर आपने कौन सा मीडियम डाला हुआ है, क्या ये एयर कोर कॉइल है, क्या इसके अंदर आपने आयरन डाला हुआ है, किन बातों पर बात कर रहे हैं आप लोग, इन सब चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। बात यहाँ पर सिर्फ एक और है, देखो चाहे बात L की हो चाहे बात M की हो, दोनों इन चारों कॉमन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक एक्स्ट्रा फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है इन दोनों कॉइल की रिलेटिव पोजीशन, कि ये दोनों कॉइल रखी कैसे गई हैं। क्या ये दोनों कॉइल एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है, क्या ये ऐसे साथ में साथ ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, या ऐसे रखी हुई है। रिलेटिव पोजीशन, बिल्कुल ये जो पोजीशन है ना, ये मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से बनाई गई है, मैक्सिमम फ्लक्स के हिसाब से जनरेट की गई है। तो यह है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर एक रिलेशन आपके पास आ गया phi इक्वल टू Li। ऐसे ही बेटा हम एक रिलेशन यहाँ EMF की टर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अगर आप फाई की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये बनेगा माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी आपका बनेगा E इक्वल टू माइनस M इंटू डी आई बाई डी टी। तो दीज आर सर्टेन रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड करंट, फ्लक्स एंड EMF। इस तरीके से आप इन रिलेशन के बारे में बात कर सकते हो बेटा। कौन सी चीज़ किस पर कैसे डिपेंड करती है आपके सामने है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अभी इसका डेरिवेशन भी हम लोग करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब बेटा अभी आपने पढ़ा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आपने देखा phi इक्वल टू Li होता है, राइट, phi इक्वल टू Li या phi इक्वल टू Mi होता है। अब जो ये इंडक्टेंस वर्ड आया ना, ये जो इंडक्टेंस वर्ड आया, आप एक तरीके से सोचो हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया है बेटा। नया फैक्टर मतलब कि भाई जैसे आप लोगों ने रजिस्टर पढ़ा, जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा, आपने देखा था कि रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उनका अपना रोल क्या है, कैसे वो सर्किट के अंदर अपना काम करते हैं। तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी को आप रेजिस्टेंस बोलते हो, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को आप कैपेसिटेंस बोलते हो। ऐसे ही अब हमारे पास एक तीसरा कंपोनेंट आ गया जिसे हम इंडक्टर बोलेंगे, और इंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोलेंगे। जैसे रजिस्टर के लिए कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, वैसे ही इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस हो जाएगा। अभी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि L की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक सोलेनॉइड के केस में। ऐसे ही दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दो सोलेनॉइड के केस में निकालेंगे। देखो मेथड बहुत आसान है। फ्लक्स की आपके पास दो डेफिनेशन है, आप उन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करो, आपको आंसर मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक कॉइल है और आप इस कॉइल से रिलेटेड सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हो। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दो कॉइल हैं, दोनों का आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हो। एक कॉइल ले लिया काफ़ी क्लोज या एक दूसरे के ओवरलैप भी हो सकती हैं, ये दूसरा कॉइल ले लिया आपने। अगर आपने ये एक कॉइल माना है, सपोज करो इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है भाई आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, राइट। एन इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, राइट। ए इस कॉइल का एरिया मान लीजिए, एल लेंथ मान लीजिए आप। जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ टर्न, एरिया और लेंथ इधर माने, वैसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न, एरिया और लेंथ मान लें। लेकिन यहाँ दो कॉइल हैं इसलिए N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए, दोनों कॉइल के रिस्पेक्टिव हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ए वही दोनों का, इस बार दोनों का एरिया सेम मान के चल रहे हैं बेटा, बाद में मैं आपको बताता हूँ अलग लेने पर क्या होगा। लेंथ भी अभी सेम लेकर चल लेते हैं, दोनों की लेंथ ले लेते हैं।
अब मैं इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए ध्यान से सुनते हैं बेटा इस बात को। पहले डेरिवेशन करवाता हूँ, फिर सेल्फ इंडक्टेंस पर एक दो क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। फ्लक्स की हमारे पास दो डेफिनेशन है बेटा। वी नो द टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वन, फाई इक्वल टू एन बी ए, सेकेंड फाई इक्वल टू एल इंटू आई। अभी जो आपने जस्ट कुछ देर पहले इसी लेक्चर के अंदर आपने देखा कि फाई जो है वो एल इंटू आई के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है बेटा। यहाँ पर फाई इक्वल टू एल आई हो गया, राइट। इन दोनों को इक्वेट करना है आपने, बस इक्वेट करना है। इक्वेट करते ही आपको एल की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, ध्यान। अब आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ एक फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, ये फैक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर है। बस आपने ये देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसका है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का है। ओके, तो इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। वी नो दैट इन केस ऑफ सोलेनॉइड बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय एल होती है। बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय एल होती है। अब बी की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो बेटा। जैसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू ए। ये फ्लक्स की इक्वेशन बन गई। फ्लक्स की एक इक्वेशन ये रही, फ्लक्स की दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ। तो एल इंटू आई इक्वल टू, देखो म्यू नॉट, कौन सी दो इक्वेशन इक्वेट कर रहा हूँ मैं, 2 और 3 को इक्वेट कर रहा हूँ। म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई इंटू ए बाय एल। आई से आई गया तो एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। बोलो कर पाओगे सभी? इट्स अ वेरी इजी डेरिवेशन। ऐसी कोई बात ही नहीं है बेटा इसमें। फ्लक्स के दो डेफिनेशन है, दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट करते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कम हेयर, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर सोचिए आप। देखो फ्लक्स की वही दो डेफिनेशन, फाई इक्वल टू एन बी ए। फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन फाई इक्वल टू एम आई, फाई इक्वल टू एम आई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको पता है यहाँ एक नहीं बल्कि दो कॉइल हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल का ले रहे हो तो फ्लक्स आपको दूसरी कॉइल का लेना पड़ेगा, N2B1A। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का ले रहे हो तो फ्लक्स पहले का लेना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दूसरे के काउंट करने होंगे। बस इतना सा तो फ़र्क है भाई। अब B है तो यहाँ भी सोलिनॉइड ना, तो B के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B1 अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई एल, लाइक दैट, बिल्कुल ऐसी। लेकिन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न अलग अलग कॉइल के अलग अलग हैं, इसलिए इसको मैंने N1 ले लिया। N1 ले लिया, ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी। तो देखो फ्लक्स की जो डेफिनेशन निकल कर आई वो क्या आई, फाई इक्वल टू N2 इंटू म्यू नॉट N1 आई बाय एल इंटू ए। लाइकवाइज बिल्कुल वैसे ही जैसे उस केस में आपने किया। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ। किस किस को, ये देखो ये 1 था, ये सेकंड था, ये थर्ड आ गया। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे वहाँ किया था आप लोगों ने, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। तो m इंटू आई इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 आई इंटू ए बाई एल। हाँ बेटा बोलो, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट N1 N2 ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू, म्यू नॉट N1 N2 ए बाई एल। द डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ n स्क्वायर है, n स्क्वायर बदल के यहाँ क्या आ गया, N1 N2 मैथमेटिकली। और इससे ज़्यादा क्या फ़र्क है, अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बराबर ले लोगे तो आपको जो वैल्यूज हैं वो भी बिल्कुल इक्वल मिलेंगी। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा आप बोलिए सभी। आई होप कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आप मुझे मेरे वीडियो पर मैसेज डाल सकते हो। अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बेटा। वेन एवर यू वांट यू कैन कॉल मी, यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन बाय कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। बिल्कुल इंश्योर कीजिए कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके,
अच्छा देखिए, जब मैंने ये डेरिवेशन आपको लिख कर दिया है, ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, तो मैंने ये माना कि दोनों सोलेनॉइड का एरिया और लेंथ सेम है। द एरिया एंड लेंथ ऑफ द बोथ द सोलेनॉइड इज सेम। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि अगर ये दोनों एरिया और लेंथ अगर अलग अलग हों तो क्या करें हम कैलकुलेशन में, क्या करें, क्या ऐसा कुछ सोचेंगे? तो बेटा आंसर ये है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत डीप में जाने की कोशिश मत कीजिए। आप बीइंग ए सीबीएसई स्टूडेंट, बेटा आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं आपको सीबीएसई के हिसाब से बातें कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बात करूँ तो आपको सिंपली एक बात बोल रहा हूँ, जब भी कभी आपको अलग अलग एरिया और अलग अलग लेंथ दे रखा हो तो बिगर लेंथ एंड स्मॉलर एरिया, बिगर लेंथ and smaller area you have to be taken during the calculation। भाई मान लो दो कॉइल है, दो में दो लेंथ दे रखी हैं, दो का दो एरिया दे रखा है, आपको कैलकुलेशन में तो एक एरिया एक लेंथ लेना है ना, तो आप कौन सी एरिया या कौन सी लेंथ लोगे? तो आंसर है बेटा जो उन दोनों में बड़ा एरिया है वो नहीं लेना, जो छोटी लेंथ है वो नहीं लेनी, यानी कि आपने कैलकुलेशन में बड़ी लेंथ और छोटा एरिया कंसिडर करना है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर आ गए होंगे। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड निकाल लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड निकाल लिया। ऐसे आपको कोई और केस आ सकता है, जैसे मान लो सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का केस आ जाए, तो कहाँ चेंज होगा? वही फ्लक्स की दो डेफिनेशन। अब आपने करना क्या भाई, करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है बेटा कि वहाँ पर जब सर्कुलर कॉइल का केस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल का ले लेना, दैट्स ऑल। म्यू नॉट आई बाई 2r, तो बी की जगह म्यू नॉट आई बाई 2r रख लेना, आपका नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ओके एवरीवन, सो चलिए ये था आपके दो डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड। थोड़ी सी बात करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले बेटा मैंने लगभग 10-15 मिनट पहले इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी वो बातें थी? अगर आपको याद हो, आप थोड़ा प्रीवियस जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं बेटा। एंड वो बातें थी नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ एंड नेचर ऑफ मीडियम। चलिए पहले तो आप इन फॉर्मूलों को देखो, आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। एन आ रहा है, एल एन स्केयर, एल के फॉर्मूले में एन स्केयर आ रहा है। मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से रब कर रहा हूँ, सीधा फैक्टर्स पर आने की कोशिश करते हैं। मैं ये फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग से, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए बाई एल। इन द सेम वे एम इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल। मैंने ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए ले लिए। तो जो बात मैं एल के लिए बोल रहा हूँ वही बात बेटा बिल्कुल क्लियर है, वही बात हम लोग किसके लिए बोलने जा रहे हैं? एम के लिए भी। तो एल के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, तो आपको नज़र आएगा कि एल जो है वो एन स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला फैक्टर आ गया, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर। तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर गया, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। नंबर 2, अब देखो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया यहाँ भी है और यहाँ भी है। नंबर ऑफ टर्न यहाँ भी है, यहाँ भी है। नंबर 3, L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल क्लियर आपके सामने फॉर्मूले के अंदर है। नंबर 4, म्यू नॉट, बेटा ये है वो चीज़ जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है? आई होप सबको क्लियर होगा बेटा। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। म्यू नॉट क्या होती है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अगर मैं बात करूं, आप सबसे पूछूं इस बारे में, आप अपने बारे में सोचिए बेटा, क्या आपको इस बारे में पता है? तो ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर बोल सकते हो आप, एयर बोल लीजिए, फ्री स्पेस बोल लीजिए, ठीक है ना, एयर बोल लीजिए आप इसे। तो ये एयर के लिए है भाई। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो एयर है। अभी हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है। लेकिन अगर बात मीडियम की आए, आप मेरे दूसरे वीडियो प्रीवियस वीडियो की तरफ जाएं, अगर मान लो यहाँ पर एयर की बजाय कोई मीडियम डाल दें तो फिर एल का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा इन दैट केस जो आपका एल का फॉर्मूला है दैट विल बिकम्स, लेट इट विल बी एल डैश, और वो हो जाएगा म्यू एन स्केयर ए बाई एल। सो व्हाट इज म्यू नाउ? म्यू
एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम के बारे में आप बात कर रहे हो बेटा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और इस एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर, म्यू नोट इंटू म्यू आर। अब ये म्यू आर कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है? तो म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर क्या बोलते हैं आप बेटा इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम के बारे में आप बात कर सकते हो यहाँ पर। इज इट ओके? तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब इस पर ध्यान देना आपने। तो अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ तो एल डैश का फॉर्मूला क्या बन गया? देखो भाई ज़रा ध्यान से सोचना, ये एल डैश है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप देखो तो एल डैश कम्स आउट टू बी म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, ये हो गया। अगर मैं बाकी सारे फैक्टर हटा दूँ तो एल डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू एल। देखो ना भाई, ये सारा का सारा फैक्टर एल ही तो है। जस्ट सी फ्रॉम हेयर, सी फ्रॉम हेयर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो एल डैश है आपका, जो नया इंडक्टेंस है, वो म्यू आर टाइम्स ऑफ द ओल्ड इंडक्टेंस हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स ऑफ ओल्ड इंडक्टेंस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? बेटा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ समझ रहे हो ना आप लोग? मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ मीडियम। जो चौथा फैक्टर यहाँ पर हमारा बचा हुआ है कि नेचर ऑफ द मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। तो एल डैश म्यू आर टाइम्स ऑफ एल हो गया। अब म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर में आप सभी ने डिस्कस की हुई है। आपको याद होगा हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो तीन तरह के होते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अगर मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूँ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है। और अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है तो एल डैश एल से कम आ जाएगा। रिमेंबर इट एवरीवन, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एल डैश कम हो जाएगा, यानी कि इंडक्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात आए पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 होती है तो एल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन एल आ जाएगी। एल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन एल आ जाएगी। यानी कि अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर कोई ऐसा मीडियम डालते हैं जिसके परमिएबिलिटी वैल्यूज़ आपको पता हैं, परमिएबिलिटीज वैल्यूज आपको पता हैं, वो सब्सटेंस कौन सा है ये आपको पता है, तो आप बड़े आराम से बता पाओगे कि सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक ही तरीके से काम करता है। आयरन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाउ इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, बात सबको क्लियर में आ गई बेटा? ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम आप इसके अंदर डाल रहे हो। सपोज किसी ने मुझे कहा कि मेरे पास एक आयरन कोर सोलेनॉइड है, मैंने इसके अंदर आयरन डाल दिया। व्हाट हैपन टू द सेल्फ इंडक्टेंस नाउ? व्हाट हैपन टू द इंडक्टेंस नाउ? तो सबसे पहले तो जो सब्सटेंस आपने इसके अंदर डाला है, आप ये देखोगे कि वो सब्सटेंस है कौन सा। तो बेटा आंसर कम्स आउट टू बी आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मुझे पता लग गया कि भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होने का मतलब है रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी हो जाना। और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सोलेनॉइड के अंदर अगर आप एक आयरन डालते हो, बीइंग ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो आयरन इसके सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ा देगा। आई होप आप सबको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीज़ें या मीडियम अपना इफ़ेक्ट इन पर डालता है। ओके एवरीवन? तो किस तरीके से मीडियम अपना इफ़ेक्ट डालता है ये आपने देखा। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर न्यू टॉपिक हेयर जो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन बनता है कि भाई एक सर्किट है, सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के साथ बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस और दूसरा बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी और की लगा दिया हमने।
तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इस बैटरी को ऑन करते हैं या की को ऑन करते हैं, एज सुन एज दिस की इज ऑन, विच ऑफ द बल्ब विल यू कैन से ग्लो अर्लियर, विच ऑफ द बल्ब विल ग्लो अर्लियर, कौन सा बल्ब पहले ग्लो करता है। आप व्हाट हैपन टू द ब्राइटनेस की बजाय आप ये कह सकते हो कि विच ऑफ द बल्ब विल ग्लो अर्लियर, दोनों में से पहला बल्ब एक कौन पहले ग्लो करेगा। क्या B1 ग्लो करेगा, क्या B2 ग्लो करेगा, क्या दोनों एक साथ ग्लो करेंगे या फिर कोई ग्लो करेगा ही नहीं। थोड़ा आंसर है B2 विल ग्लो अर्लियर, B2 विल ग्लो अर्लियर। ना समझिए बेटा हाउ इट हैपन, ये ऐसा होता कैसे है। देखो आप जैसे ही की को ऑन करोगे, सारा खेल सेल्फ इंडक्टेंस का है, जैसे ही की को ऑन करोगे करंट ने फ्लो करना शुरू करना है। तो आप जानते हो करंट ने ऑन करना बढ़ना शुरू करना है, रादर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा बेटा। उसी वक्त यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस अपना रोल प्ले करेगा, इंडक्टेंस अपना रोल प्ले करेगा और एक अपोजिट ईएमएफ इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये जो अपोजिट ईएमएफ यहाँ डेवलप हुआ है वो इस ग्रोथ ऑफ करंट को होने नहीं देगा। आप जानते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो करंट इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर, वो अपोज करता है अप्लाइड ईएमएफ को। अगर ईएमएफ बढ़ रहा है तो वो उसे बढ़ने नहीं देगा और घट रहा है तो घटने नहीं देगा। तो होगा क्या, जैसे आप इस की को ऑन करोगे यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, वो इस करंट को बढ़ने नहीं देगा, यानी कि कुछ देर तक इस लाइन में करंट बनेगा ही नहीं। जो भी करंट आएगा ये उसे कैंसिल आउट कर देगा। तो इस बल्ब को जब करंट ही नहीं मिलेगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। हाँ, जब कांस्टेंट करंट हो जाएगा उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। जबकि आर के केस में ऐसा कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आप सीधा बोल सकते हो कि B2 विल ग्लो अर्लियर। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा बल्ब ऑफ पहले होगा, अगर की को मैं ऑफ कर दूँ तब भी यही है, B2 जो पहले ऑफ होगा, B1 बाद में। क्योंकि जब आप इस की को ऑफ करोगे तो करंट अब इस डायरेक्शन में कम होना शुरू कर देगा और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में बनेगा, वो इस लाइन के करंट को ख़त्म नहीं होने देगा। यानी कि कुछ देर तक उस बल्ब के अंदर करंट बना रहेगा और वो ग्लो करता रहेगा। अगर मैं अपने इस सारी बातों को समराइज करके आपके सामने लिखूँ, आपके सामने बोलूँ, सारी बातों को समझाने की कोशिश करूँ या एक ही लाइन में बोलूँ, तो बेटा बात इतनी सी है कि जिस भी लाइन में इंडक्टर जुड़ा होगा उस लाइन के अंदर, जिस भी लाइन के अंदर इंडक्टर जुड़ा होगा उस लाइन के अंदर करंट बढ़ेगा या घटेगा कुछ देर के बाद। यानी कि उस लाइन में जो भी डिवाइस लगा होगा वो थोड़ा डिले होकर रिस्पोंड करेगा। जैसे बल्ब है, अगर ऑन होगा तो वो थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, अगर बंद होना है तो यानी कि उसमें बंद होना है तब भी वो कुछ देर के बाद ही बंद होगा। दैट इज़ व्हाट, कि कौन चीज़ पहले या बाद में ग्लो करेगी। सो बेटा ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी को बेटा कोई क्वेरी है, यू कैन सेंड दैट क्वेरी टू मी ऑन माई वीडियो। प्लीज़ ट्राई टू सी इट वंस आई कंप्लीटेड योर CBSE सिलेबस। उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को रिवीजन वीडियो भी डालूँगा एंड दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।